नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उपचुनाव को लेकर एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्नाव में कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने बैठक की। बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद रहा। सेक्टर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। सीएम आवास से सीएम योगी की वर्चुअल बैठक भी हुई। तो उन्नाव में कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने बैठक की है। आपको बता दें कि बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। कोरोना काल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। सीएम का यह संबोधन रहा, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ लोगों को गैस उपलब्ध करवाई गई है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है। तो यूपी में तकनीक के माध्यम से सभी के जीवन में खुशहाली लाई जा रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंची है। हमने जाति को लेकर कभी भेदभाव नहीं किया। विकास और कल्याणकारी योजनाएं सभी तक पहुंचाएंगे, ये भी सीएम ने कहा। गरीब लोगों के लिए 2014 के बाद से काम किए गए। बीजेपी ने काम करके दिखाया और यही बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। स्वास्थ्य सेवा में 3 साल के काम का लाभ हमें कोरोना काल में मिला। आज भी लोग विभाजनकारी षड्यंत्र रच रहे हैं। सभी नमूनों के षड्यंत्र सामने आ गए। केंद्र प्रदेश सरकार कोरोना काल में सभी की मदद कर रही है और ये सभी षड्यंत्रकारी घर में छिपे हुए थे। अब ये षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कोरोना काल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज ये वर्चुअल संवाद का एक अवसर आप सबसे करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। कोविड-19 के खतरे से बचाव करते हुए हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का काम कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी कितनी उपयोगी हो सकती है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 वर्ष पहले डिजिटल इंडिया की घोषणा के साथ जो विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की थी, उनके माध्यम से हम सबको जो राह दिखाई थी, आज उसका प्रभाव हमारे सामने है। आप याद करिए, जब जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते थे। और पिछले 6 साढ़े 6 महीने से पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जूझ रही है। उन स्थितियों में तकनीक का उपयोग करते हुए न केवल संवाद के लिए बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी कितना बड़ा कार्य हुआ है, आप सब ने महसूस किया होगा। चाहे वह गरीब कल्याण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य हो, चाहे वह 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन के साथ ही सिलेंडर भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, चाहे वह देश के अंदर हर एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के अन्य विभिन्न तबकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्यक्रम हो। खबर लखनऊ से, जहां पर महिला संबंधी अपराध की होगी निगरानी के लिए बनेगा डेटा एनालिटिक्स सेंटर। गृह विभाग ने डेटा एनालिटिक्स सेंटर के गठन को मंजूरी दे दी है। महिला संबंधी शिकायतों का विश्लेषण होगा। जिलेवार महिला संबंधी अपराध और छेड़छाड़ के हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए जाएंगे। तो ये एक तरीके से महिला सशक्तिकरण और महिला अपराध को रोकने के लिए किया जाएगा। गृह विभाग ने डेटा एनालिटिक्स सेंटर के गठन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, महिला संबंधी शिकायतों का विश्लेषण भी किया जाएगा। तो जिलेवार महिला संबंधी अपराध और छेड़छाड़ के हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए जाएंगे।
तो महिला संबंधी अपराध की निगरानी की जाएगी। लखनऊ से एक खबर है, आपको बता दें कि निगरानी के लिए बनेगा एक डेटा एनालिटिक्स सेंटर। इस डेटा एनालिटिक्स सेंटर के अंदर तमाम जानकारियां रहेंगी। गृह विभाग ने डेटा एनालिटिक्स सेंटर को गठन को मंजूरी दे दी है, तो महिला संबंधी शिकायतों का विश्लेषण होगा। तो वहीं मथुरा से खबर, जहां पर पीएफआई के चारों सदस्यों की कोर्ट में हुई आशपेशी और कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। देशद्रोह, विदेशी फंडिंग समेत कई धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज है। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, संदिग्ध साहित्य भी बरामद हुआ। आज इन 4 को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। हाथरस कांड में जातिगत संघर्ष की साजिश का आरोप लगा है। मांड थाना इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तारी हुई है। अब खबर हाथरस के बहाने दंगे की साजिश रचने से है। आपको बता दें कि ईडी की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जातीय हिंसा फैलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी। मॉरिशस से दंगों के लिए भेजे गए थे 50 करोड़ रुपए। पीएफआई के पास दंगा भड़काने के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड आया था। मथुरा से पुलिस ने की है पीएफआई के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी और उसके बाद कई ऐसे अहम जानकारियां हाथ लगी हैं, जिसके जरिए ये जानकारी तक मिली है कि 50 करोड़ रुपए मॉरिशस के रास्ते भारत में आ चुके थे और उसके जरिए दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही थी। कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ था। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा हमला। आज लोग विभाजनकारी षड्यंत्र रच रहे हैं। सभी नमूनों के षड्यंत्र सामने आ रहे हैं। किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। कोरोना काल में ये सभी षड्यंत्रकारी घर में छिपे हुए थे। अब ये षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। इन सभी षड्यंत्रकारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। हम किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। समाज में द्वेष पैदा करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये सभी समाज में विद्वेष पैदा करके विकास को रोकना चाहते हैं। हाथरस कांड में ईडी ने दावा किया है कि यूपी में दंगा भड़काने के लिए मॉरिशस से फंडिंग की गई थी। इस खुलासे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम किसी की भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। आधारों पर जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज भी अपनी विभाजनकारी उस मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन की मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क पर उसी रूप में हावी हो रही है। इसलिए वे विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेवलपमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोक कल्याण उनको अच्छा नहीं लग रहा है। गरीब के पास पहुंचने वाली शासन की योजनाएं उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। और यही कारण है कि वे षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। रोज नए षड्यंत्र को जन्म देना। आप सुन रहे होंगे इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए। तो वहीं हाथरस की घटना को कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्ष की राजनीति और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश बताया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इसे जातीय दंगे और एक साजिश के तौर पर बताया गया। हाथरस प्रकरण को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने घिनौनी राजनीतिक और वोट बैंक के लिए वहाँ पर जातीय दंगे, हिंसा व उन्माद फैलाने की कोशिश की, आज एक ऑडियो वीडियो के से उस सब का खुलासा हो गया, जिसमें उस वीडियो के माध्यम से बार बार राहुल गांधी जी का जिक्र किया गया,
प्रियंका जी का जिक्र किया गया। इससे साजिश स्पष्ट हो गई कि तो हाथरस केस से जुड़ी एक और खबर कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह विभाग ने सुरक्षा इंतजामों के आदेश दिए। पीड़िता के घर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे गली में भी लगाए गए। घर के बाहर गली में सीसीटीवी कैमरे लगाकर पूरी मुस्तैदी, पूरी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार की सहमति से ही ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। परिवार की सहमति से सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। प्रशासन की तरफ से यह बयान दिया गया। खबर गाजियाबाद से, जहां पर दारोगा पर रेप का आरोप लगा है। दिल्ली निवासी महिला ने आरोप लगाया है केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। कोर्ट में अर्जी स्वीकार कर तारीख की तय की गई है। थाना कबीरनगर तैनात दारोगा पर आरोप लगा है। दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने थाना कबीरनगर में तैनात एक दारोगा पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की अर्जी गाजियाबाद न्यायालय में दी है। आरोप यह है कि दारोगा पहले उसके पति को कुछ पूछताछ करने के मामले में दिल्ली उठाकर लाया था। उसे थाने में बंद किया गया और जब महिला अपने पति की तलाश करते हुए थाने पहुंची तो उसे उस वकील के पास ले जाने के बहाने कार में ले गया और कार में ही उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, महिला का आरोप यह भी है कि दारोगा ने उसे ये धमकी दी है कि अगर ये बात किसी को बताई तो वो उसके पति के ऊपर इतनी धाराएं लगाएंगे कि वो जेल में ही सड़ता रहेगा। कि पति हस्बैंड से मिलने के लिए बात की तो वहाँ पता चला, पुलिस वालों से पता चला कि जो केस का आईओ है वो अभी इस समय है नहीं, अब वो आ जाएगा उसके बाद बात करना। तो मकसूद ने आईओ का नंबर लिया और उनसे बात की तो आईओ बोला कि अभी मैं हूँ नहीं, 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, आप वेट करो। कई बार कॉल किया तो बार बार यही बोलता रहा, मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, आप वेट करो। तो करीबन 3:30 बजे करीब आया तो मकसूद बोले मैडम आईओ साहब आ गए, मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मकसूद और महेश ड्राइवर दोनों थाने के अंदर गए। जैसे ही अंदर गए उन्होंने देखा कि जफर मोहब्बत मेरे पति को लॉकर से बाहर निकालकर डंडे से मारपीट कर रहा था। और वो वापस आए, उन्होंने वो कहा कि छत्रपाल साहब को तो बहुत बुरी तरह से आईओ मारपीट कर रहा है। तो मैं और ज़्यादा घबरा गई और मैं कहने लगी कि मकसूद कैसे भी करके इनको आईओ से बात करो, मेरे हस्बैंड को मारपीट ना करे। कितने पैसों की डिमांड की उन्होंने? 3 लाख की डिमांड की। 50,000 रुपये हमने दे दिए थे और 2.5 लाख रुपए देने के लिए बाकी थे। हमने कहा हम इतने पैसे कहाँ से देंगे सर। हमने फिर ये भी कहा था कि 1 लाख रुपए मैं आपको और दूंगी कहीं से भी और मेरे हस्बैंड को बाहर निकाल दो। थाने में जाके देखा कि पति हस्बैंड से मिलने के लिए बात की तो वहाँ पता चला। तो गाजियाबाद से खबर, दारोगा पर रेप का आरोप लगा है। आपको बता दें कबीरनगर थाने के एक दारोगा पर आरोप लगा। आपको बता दें कि ये दिल्ली निवासी महिला है जिसने आरोप लगाया है। इसके पति को पहले ये दारोगा थाने में लेकर आया, किसी मामले में बंद कर दिया। जब पत्नी अपने पति की तलाश करते हुए वहां पर पहुंची तो उसे बहकार कर गाड़ी में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। यादराम हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। यादराम, जरा इस खबर को पूरी तफसील से बताएं, साथ ही साथ अब कार्रवाई क्या हुई है उसको भी जानकारी दीजिए। जी देखिए, ये गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके का मामला है जहां पर एक दरोगा पर एक युवक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि सबसे पहले ये दरोगा इसके हस्बैंड को उठाकर ले गए और उसमें एक कार चोरी के आरोप में इसको जेल भेज दिया। जब ये युवती दरोगा के पास गई तो उन्होंने छोड़ने के एवज में उससे पैसों की मांग की और इतना ही नहीं, पैसे लेकर घटना वाले दिन वो उसे सुनसान जगह पर ले गया और गाड़ी में ही उसको कई जगह न सिर्फ घुमाता रहा बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया। हालांकि जो युवती है वो पुलिस अधिकारियों के पास गई लेकिन वो अभी तक जांच की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब जो युवती है उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। फिलहाल जो कोर्ट में है इसकी FIR की तैयारी की जा रही है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर गाजियाबाद से ही, जहां पर लोनी थाना इंचार्ज विजेंद्र भड़ाना पर गंभीर आरोप लगे। लोनी के पूर्व DSP राजकुमार पांडे ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व DSP राजकुमार पांडे ने विजेंद्र भड़ाना को रेपिस्ट बताया है। पूर्व DSP ने थाना प्रभारी विजेंद्र भड़ाना को से जान को खतरा बताया। पूर्व DSP राजकुमार पांडे ने ऑडियो जारी कर दर्द बयां किया। ऑडियो में कहा कि थाना प्रभारी ने उन्हें जेल भेजने तक की धमकी दी है। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में कई बार मामला डाल दिया गया, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो पूर्व DSP हैं राजकुमार पांडे जिनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए। क्षेत्राधिकारी अपराध आलोक दुबे को सौंपी गई वायरल ऑडियो की जांच। माननीय DGP उत्तर प्रदेश शासन
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, माननीय प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश, इस वर्दीधारी माफिया से प्लीज़ मुझे बचाया जाए, मेरी रक्षा की जाए। मैं यहाँ कोविड पॉजिटिव होकर गाज़ियाबाद ज़िले में एडमिट था, फिर इसने मुझे जेल भिजवाने की जीडी में एंट्री करके भेजी। चूँकि मैं इस बात को कई बार अधिकारियों से दूरभाष पर उठा चुका था, इस मुद्दे को बार बार कह चुका था, इसलिए मेरा डीओ लिखा गया, मुझे यहाँ से भिजवाया गया बाहर। प्लीज़ मेरी मदद की जाए। राजकुमार पांडे, पूर्व क्षेत्राधिकारी लोनी। विजेंद्र भड़ाना जैसे वर्दीधारी माफियाओं से प्लीज़ मेरी मदद की जाए। इसने जीडी में एंट्री करके मुझे भी जेल भिजवाने की धमकी दी और मैंने मौखिक में दूरभाष पर एसएसपी और एसपीआर गाजियाबाद को अपनी शिकायत की। अब तक कोई कंसिडर नहीं हुआ, मैं एप्लीकेशन भी दूंगा, प्लीज़ मेरी मदद की जाए। एसएसपी सर से वार्ता करने की कोशिश की गई, मैंने परसों एसएसपी सर से कई फ़ोन लगाए, मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरा फ़ोन काट दिया गया, मेरी कोई भी बात नहीं सुनी गई और मेरी हर बात को अनसुनी की गई। प्लीज़ मेरी मदद की जाए, प्लीज़। बस्ती से खबर जहां पर रुधौली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि रुधौली पुलिस के हत्थे चढ़ा टॉप 10 अपराधी साल भर से फरार चल रहा था। भवानी और चेकिंग के दौरान तमंचे और 3 कारतूस के साथ बरामद किया गया है। तो भवानी की गिरफ्तारी कर ली गई है। काफी समय से फरार चल रहा था, लगभग 1 साल से इसकी तलाश की जा रही थी और अभी जब इनपुट लगा तो इसकी घेराबंदी की गई और ये एक तमंचा 3 कारतूस के साथ बरामद किया गया। फिलहाल अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। तो वहीं पीलीभीत से खबर है जहां पर एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हुई। लाठी डंडों के साथ मारपीट में हुई और फायरिंग की गई। फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। मकान पर कब्जा करने को लेकर यह विवाद हुआ। बीसलपुर कोतवाली के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद का यह पूरा मामला है। तो एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हुई, मकान पर कब्जा करने को लेकर यह विवाद हुआ था। पीलीभीत का मामला है जहां पर यह विवाद की स्थिति सामने आई है। तो लाठी डंडों के साथ मारपीट, फायरिंग हुई। आपको बता दें एक ही परिवार के 2 पक्षों में यह मारपीट की तस्वीर सामने आई है। अब खबर कानपुर से जहां पर ट्रांसफर के बाद भी कुर्सी पर जमे हुए हैं अधिकारी। नगर निगम जोन 5 अधिशासी अभियंता का ट्रांसफर हो चुका है। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार भाटी को नहीं छोड़ रहा कानपुर का मोह और ऐसे में अलीगढ़ नगर निगम के अधिशासी अभियंता सिविल में 22 अगस्त को उनका तबादला कर दिया गया था। स्थानांतरण के बावजूद भी कुर्सी पर बैठकर फाइलों में काम हो रहा है। नगर आयुक्त के साथ जिम्मेदार अधिकारी भी मौन बने हुए हैं। तो अलीगढ़ नगर निगम में अधिशासी अभियंता 22 अगस्त को इनका तबादला किया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुर्सी और नगर निगम कानपुर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लगातार कागजों में ये कामकाज कर रहे हैं और तमाम बड़े जिम्मेदार अधिकारी लगातार मौन हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा मोह है जो इन्हें लगातार कानपुर के अंदर काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। आखिर क्यों ट्रांसफर के बाद भी लगातार ये काम काज देख रहे हैं। तो वहीं हरदोई में प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़े मजदूर। सीएमओ दफ्तर में छज्जा गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। समय से पहले शटरिंग खोल देने से हादसा हुआ है। लखीमपुर जिले के रहने वाले थे दोनों मजदूर। आपको बता दें कि ये छज्जा गिर गया और छज्जा गिरने की वजह से इनकी मौत हो गई है। समय से पहले शटरिंग खोल दी गई थी जिस वजह से कमजोर था ये और ये गिर गया, जिसके नीचे 2 मजदूर खड़े थे और उनकी मौत हो गई। लखीमपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये दोनों मजदूर।